चलिए देखते हैं क्षेत्रमिति। कल हम देखे यहाँ पर त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज देखे हैं कल, और आज देखेंगे समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इसके अलावा अगर ये कवर हो जाता है तो आयताकार जो पथ है उसका भी क्षेत्रफल देखेंगे। मुख्य रूप से इस जो क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल को क्लियर किया है। पहले वाला पार्ट जो क्षेत्रमिति फर्स्ट करके है पार्ट, इसमें क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न को रखा गया है। चलिए देखते हैं। एक बार मैं पहले से बता चुका हूं समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। देखिए एक बार और इसको क्लियर करना चाहूंगा। समचतुर्भुज में चार भुजा जो होगी वो समान होगी, है ना। चारों भुजाएं क्या होगी? समान होती है, बराबर माप की होती है। हालांकि वो 90 अंश बने ऐसा जरूरी नहीं है। प्रत्येक कोण, उसकी जो भुजा की माप है वो 90 अंश होती है, पहला पॉइंट। और दूसरा कि उसके जो विकर्ण है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वो लंबवत समद्विभाजित होता है। जैसे देख लीजिए डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये चार भुजा है, ए बी सी डी, चार शीर्ष हो गया। और भुजा में हम दो शीर्ष तक की दूरी को लेते हैं, ए से लेकर बी तक, है ना। ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा है, सी डी एक भुजा है और ए डी एक भुजा है। अब देखिए इसमें चारों भुजा तो बराबर होना ही चाहिए। उसके अलावा जो इसके विकर्ण है, ये देखिए ये विकर्ण कहलाता है। जब उसके सम्मुख जो शीर्ष है, सम्मुख शीर्ष को ऐसे मिला दें इस प्रकार से, तो ये कहलाता है विकर्ण कहलाता है। विकर्ण AC और विकर्ण BD। प्रत्येक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, और जिसमें एक हो गया AC यहाँ का और एक है BD। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर समद्विभाजित हुआ है ना, समान भाग में बांट दिया विकर्ण को। ये यहाँ पर देखिए कोण जो बन रहा है वो सभी 90 अंश का बन रहा है ना, सभी तरफ 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर जहां पर दो विकर्ण एक दूसरे को काटती है वहां पर 90 अंश का कोण बनता है, इसलिए लंबवत समद्विभाजित बोलते हैं उसको, है ना। लंबवत मतलब लंब शब्द आया, शीर्ष लंब लंबवत, तो 90 अंश वहां पर हो जाता है। तो ये समचतुर्भुज का मुख्य इसका पहचान है। और वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, क्योंकि वहां पर भी उसके विकर्ण जो है समद्विभाजित होती है और वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। जितने भी जो वर्ग बनाते हैं वो सभी समचतुर्भुज का उदाहरण है। और सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन, है ना, इसके विलोम सत्य नहीं है। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते, क्योंकि इस प्रकार के भी समचतुर्भुज हो सकते हैं। वर्ग का उसकी शर्तें क्या है, वर्ग क्या है ना, वर्ग के लिए क्या मापदंड होनी चाहिए, चतुर्भुज का क्या मापदंड है, उसके चारों भुजा बराबर होना चाहिए। उसके अलावा उसके चारों कोण, चारों अंतःकोण 90 अंश का रहता है। ठीक है, तो ये हो गया समचतुर्भुज और वर्ग के बारे में जानकारी है। नहीं, दोनों की चारों भुजा तो समान होती है, लेकिन क्या उसमें असमानता है। समचतुर्भुज में ये जो कोण है ना, अंतःकोण है, ये फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। उसमें 90 अंश का फिक्स रहता है, किसमें? वर्ग में, लेकिन समचतुर्भुज में नहीं है। चलिए, इसलिए इसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसके विकर्ण पर भी इसका फार्मूला लगाते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, या विकर्णों का गुणनफल कह सकते हैं उसी को। मतलब जो विकर्ण के मान दिए रहते हैं उसको 1/2 लगा के गुणा करते हैं। या इसके दूसरा सूत्र भी है, अगर विकर्ण नहीं दिया है, आधार और ऊंचाई दिया है, तो समांतर चतुर्भुज के जो सूत्र है उसी प्रकार से हम सीधे सीधे लगा देते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, क्या वर्ग समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है? तो है, क्योंकि उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है? समांतर होती है। भले चारों बराबर है ये अलग बात है, समांतर भुजाएं में दो तरह से भुजाएं भी हो सकती है, चारों बराबर भी हो सकती है। तो समचतुर्भुज का एक और क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है, सीधे सीधे आप आधार गुना ऊंचाई कर सकते हैं, सीधे सीधे। चलिए, उसके बाद है समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम हल करते हैं समचतुर्भुज का, फिर देखेंगे समलंब चतुर्भुज। तो पहला नंबर का जो प्रश्न है,
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। दो विकर्ण दे दिया है तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं है। सीधे सीधे जब हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज ये विकर्ण कितने कितने हैं, एक है 24 सेंटीमीटर एवं दूसरा विकर्ण है एवं करके लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, वहीं पर लिख सकते हैं तो यहां पर ले सकते हैं। तो दो विकर्ण है जिसका मान दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो सीधे सीधे जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो बहुत ही आसान सूत्र है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल भी लिख सकते हैं, या पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, इस प्रकार से लिख सकते हैं विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्ण, हाँ, दो ही विकर्ण होते हैं ना, चतुर्भुज है, चार भुजा वाला जो आकृति है, अगर बंद आकृति बनती है तो दो ही विकर्ण होता है। तो 1/2 गुणा विकर्ण का मान क्या है उसको गुणा करेंगे तो एक 24 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है। अब पहले की तरह दो जो है हर में है और 24 और 10 अंश में है, तो हम देखते हैं भाग देकर देखते हैं कोई डिवाइड हो रहा है क्या। तो 24 भी भाग जाता है उससे और 10 भी जाता है, आप जिससे भी आप भाग देना चाहें, तो 10 को भी दे सकते हैं। 24 गुना 5, यहां पर जो बचा एक को गुणा करने से कोई उसका मान जो है परिवर्तन नहीं होना है, इसलिए एक लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 24 गुना 5, तो ये होता है 120, है ना। 24 पंचे 120, 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, तो ये हो गया 24 पंचे 120। अब चूंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल है तो यहां पर इसका जो इकाई आएगा वर्ग के साथ लिखा जाएगा, वर्ग के साथ दिया गया है सेंटीमीटर लिखा है तो वर्ग सेंटीमीटर, है ना। क्षेत्रफल है वो वर्ग इकाई के साथ हम उसका मान को लिखते हैं, तो एकदम कठिन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना समचतुर्भुज के दो फार्मूला है, कई बार जब आधार और ऊंचाई दिया तो सीधे सीधे जिस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज का करते हैं उसी प्रकार से सीधे सीधे भी गुणा कर देते हैं, या विकर्ण दिया है तो 1/2 के साथ दोनों विकर्णों का गुणनफल कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दूसरा, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर एक भुजा मतलब अगर इस प्रकार से दिया है, स्पष्ट कहीं पर नहीं किया है कि यह आधार है, और ये ऊंचाई तो हम जान ही लेते हैं, शीर्ष लंब मतलब क्या हो जाता है ऊंचाई, है ना। शीर्ष लंब दिया है या लंब दिया है, लंबवत दूरी दिया है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है ऊंचाई। ऊंचाई जो है कोई दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, और न्यूनतम दूरी जब रखते हैं तो एकदम सीधा बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। चलिए अब देखते हैं, तो समचतुर्भुज का एक भुजा दिया है और शीर्ष लंब दिया है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। जब भुजा या उसको आधार मानेंगे, आधार ले लेंगे, और जब दोनों का सीधे सीधे क्या हो जाता है, जिस प्रकार से समांतर चतुर्भुज के निकालते हैं ना, आधार गुणा ऊंचाई, ऐसा ही इसका भी एक और फार्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर दिया है समचतुर्भुज, दिया है समचतुर्भुज की भुजा, कोष्टक में आप आधार करके लिख सकते हैं, आधार, आधार कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, और शीर्ष लंब अर्थात ऊंचाई, शीर्ष लंब अर्थात इसको कोष्टक में आप ऊंचाई करके लिख सकते हैं, ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इसके दूसरा जो फार्मूला है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, उससे हम निकाल सकते हैं। इसलिए क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। आधार दिया है
7.5 दिया है और ऊंचाई दिया है 4 दिया है, तो कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 0 हासिल 2 गया और 4 सत्ते 28, 28 और 2 हो गया 30, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक रहेगा, है ना। गुणा जब करते हैं तो ये देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक है गुणनखंड में, उतने ही अंक पूरे जोड़ के हम गुणनफल जो आता है उसमें करते हैं, दशमलव के बाद उतने अंक दिखना चाहिए। तो 30.0 का मतलब क्या हुआ? 30 हो गया, 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 ही आएगा। चलिए एकदम आसान सा है, सीधा सीधा है इसमें, है नहीं, हम कोई विशेष और इसमें ट्रिक नहीं लगा रहे हैं। और जब हम डिटेल अध्ययन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि पूरे अवधारणा को हम लेके चलें। चलिए, तो ये हो गया समचतुर्भुज से संबंधित उदाहरण। अब देखते हैं समलम चतुर्भुज, है ना। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अगर नोट करना चाहें तो साथ साथ में कर सकते हैं, है ना। बहुत देर तक रहता है तो आप नोट भी कर सकते हैं, मोबाइल को रख दीजिए आड़ा और आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। अब थोड़ा सा हम परिचय समलम चतुर्भुज का देते हैं। यहां पर समलम चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा का जो युग्म रहता है उसमें एक युग्म समांतर होती है। जैसे कल बनाया था आकृति, इस प्रकार से भी आकृति बना सकते हैं, ये आकृति बना सकते हैं, इस प्रकार से आकृति बना सकते हैं। ये देखिए ए बी सी डी, इसको पी क्यू आर एस दे सकते हैं, पी क्यू आर एस। अब इसको अगर पूछा जाए कि ये कौन सी चतुर्भुज है ना, कौन से चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज के बारे में आप लोग भली भांति यहां से क्लियर कर लेंगे कि इसमें किस प्रकार की समांतर होती है ना। इसमें सम्मुख भुजा का 2 जोड़ा बनते हैं। आप देखते हैं चतुर्भुज में कितने जोड़ा बनते हैं? 2 जोड़ा। जैसे ए बी का सम्मुख क्या है? सी डी, और ए बी ए सी का सम्मुख क्या है? बी बी डी। इसी प्रकार पी क्यू का सामने वाली भुजा आर एस है, जिसको सम्मुख कहते हैं, और पी आर का सम्मुख है क्यू एस या एस क्यू। तो इसमें एक जोड़ा समांतर होती है। समांतर मतलब वही है 2 रेखाखंडों की या 2 रेखाओं की जो लंबवत दूरी है वो स्थिर होती है, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। और इस प्रकार की जो भुजा भी मिलती है वो समांतर होती है। उसकी लंबवत दूरी मतलब तिरछा दूरी नहीं, लंबवत दूरी मतलब एकदम सीधी रहती है, जिसको न्यूनतम दूरी भी बोलते हैं, है ना। न्यूनतम दूरी मतलब सीधा सीधा इस प्रकार से आप माप के देखिए तो यहाँ ये कहीं पर भी नहीं बदल रहा है। भुजा ए बी और भुजा सी डी की लंबवत दूरी समान है, अर्थात वो समांतर है। उसी को कहेंगे ए बी समांतर है सी डी के, इसी प्रकार पी क्यू समांतर है किसके? आर एस के, है ना। समांतर का चिन्ह बराबर जो लिखते हैं वो इसको खड़ा कर दीजिए, तो इस प्रकार से इसको हम ले सकते हैं। तो ये हो गया समलम। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए तो समांतर भुजा का मान चाहिए। कौन सी भुजा समांतर है? ए बी और सी डी समांतर है तो इसकी माप चाहिए, इसकी लंबाई कितनी है। समांतर भुजा की लंबाई कितनी है इसकी माप चाहिए, और दूसरा इसकी ऊंचाई चाहिए, है ना। ऊंचाई कई बार ये लिख दिया रहता है यहाँ पर प्रश्न में, एक कोई समलम चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजा के बीच की दूरी लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, समांतर भुजा के बीच की दूरी अर्थात वो क्या हो जाएगी? उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, अर्थात समांतर भुजा को भी जोड़ देते हैं। देखिए क्या करना है, 1/2 करना है, फिर गुणा ऊंचाई करना है, और ये दोनों भुजा को जोड़ के गुणा करना है। समांतर भुजा को जोड़ना है और गुणा करना है ना। आगे पीछे कहीं भी आप क्रम को लिख सकते हैं, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम आप लोग समझ गए होंगे जो समलम चतुर्भुज है। और दूसरी और एक और विशेषता है, देखिए इसकी विशेषता, ये जो माप है, ये वाला कोण है, समांतर भुजा ए बी है और सी डी है, तो ये वाला कोण और ये कोण इसको जोड़ेंगे तो 180 अंश आता है।
कई बार अगर दे दिया कोण ए का मान 120 अंश है या कोण ए का मान 150 अंश है, तो 130 अंश मान के चलो कोण ए का मान, तो कोण सी कितना होगा? 130 में क्या जोड़े कि वो 180 हो जाए, 50 जोड़ेंगे, है ना। तो कोण सी कितना होगा? 50 अंश होगा। ये इसके गुण है समलम चतुर्भुज के। जो भुजाएं समांतर है तो वहां का शीर्ष और ये वाला समांतर वाला का शीर्ष कंटिन्यू लेते हैं, संलग्न लेते हैं, लगातार लेते हैं, तो उसका जो योग है वो 180 अंश आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है यहां पर, एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 मीटर व 8 मीटर है, इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ऐसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं आप। यह है ए बी सी डी। अब देखिए ए बी का मान, समांतर भुजा दे दिया है, एक 20 है एक 8 है, तो 20 बड़ी वाली को 20 मीटर ले लेते हैं और छोटी वाली जो है समांतर भुजा में से वो है 8 मीटर, और इनके बीच की दूरी है ना, चाहे दूरी आप यहां से भी माप सकते हैं, न्यूनतम दूरी। और ये अगर ये सीधी है, ध्यान दीजिए जब एक आध जो भुजा है वो सीधी होती है, 90 अंश में होती है, तो इसी को हम दूरी मान सकते हैं। और सीधी नहीं है तब क्या करेंगे, हम कहीं से बीच में हम चांदा रख लेंगे, चांदा रख के वहां पर बिंदु बना लीजिए और वहां से एक 90 अंश का कोण का माप देख लीजिए आगे, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। चांदा रख लेंगे कहीं पर, इस लाइन में बिंदु लगा दो, वहां चांदा रख लीजिए और 90 अंश देखिए, तो वहां से भी हम उसकी दूरी या उसी वही ऊंचाई है ना, ऊंचाई है या लंबवत दूरी है या उसको दूरी भी लिखते हैं। तो यहां पर दूरी का मान दिया है, दो समांतर रेखा है उसकी दूरी दे दिया है 12 सेंटीमीटर। और ये मीटर में कैसे है? फिर ये प्रश्न में कुछ त्रुटि भी हो सकता है, एक प्रकार की इकाई होना चाहिए वो। एक मिनट में बुक से लिखते समय मिस्टेक तो नहीं किया हूं? नहीं, एक समान रखते हैं हम, जो भी रहे, इसमें कहीं कहीं पर कोई त्रुटि होगा, इसको भी हम लिख लेते हैं, मीटर में लिख लेते हैं, एक इकाई में लिख लेते हैं, जो भी जिसमें भी उत्तर आए, या तो पूरे सेंटीमीटर होगा या तो मीटर होगा, क्योंकि 12 सेंटीमीटर और 12 मीटर डिफर इतना ज्यादा है। 12 मीटर की दूरी बहुत होती है ना, 20 मीटर की दूरी बहुत होती है, और 12 सेंटीमीटर कहते हैं तो उसके तुलना में नगण्य है, तो इसलिए वो एक जैसा है, या तो सेंटीमीटर में रखिए या तो मीटर में रखिए। त्रुटि है बुक में ही त्रुटि है ना, तो सभी को हम मीटर में ले लेते हैं, ठीक है, मीटर में ले लीजिए। अब देखते हैं, देखिए मैं पहले ही बताया हूं, अगर समांतर समलम चतुर्भुज है तो इस प्रकार से भी आकृति बना सकते हैं। एक और मैं बना के बताया था, तो इसमें ये हमारा पहला फोकस तो ये रहता है, देखने में ही पता चल जाता है क्या इसमें समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजा का मतलब है लंबाई समान होने से मतलब नहीं है ना, वो एकदम बैलेंस में सीधा दिखना चाहिए, वो कहीं पर भी नहीं मिलती, उस रेखा को हम आगे बढ़ाएं। समांतर चतुर्भुज में जो दो रेखा होती है ना, दो भुजा होती है, उस भुजा को हम बढ़ा देते हैं आगे, तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और आगे भी दूरी जो है वो नियत रहती है, दोनों रेखाओं या दोनों भुजाओं की जो दूरी है ना, न्यूनतम दूरी है, वो नियत रहती है, बदलती नहीं। तो ये इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये समलम चतुर्भुज है। और रही बात ये वाला एडी का मान, जैसे एडी भुजा दिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि एकदम है ना, ये दो तरह से इस प्रकार से भी बन सकता है। ये देखिए इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए ये भी समलम चतुर्भुज है, ये भी समलम चतुर्भुज है। अब देखिए यहां पर इसका क्षेत्रफल, इसके क्या सूत्र है? हाँ, तो सबसे पहले तो लिख लीजिए, हल करते हैं, तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर। तो पहले तो दिया है उसको लिख लीजिए, दिया है समलम चतुर्भुज, चतुर्भुज को आप ऐसे 60 में इस प्रकार से सिंबल में भी बना सकते हैं। दिया है समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं 20 मीटर एवं 8 मीटर है, ये लिख लीजिए। और क्या दिया है? दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है ना, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर जो भुजा है 20 मीटर और 8 मीटर का, भुजाओं के बीच की दूरी
और बीच की दूरी लिखने के साथ साथ कोष्टक में आप लिख दीजिए ऊंचाई, उसके बीच की दूरी ही क्या हो गया, ऊंचाई का मान हो गया। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी अर्थात ऊंचाई बराबर दिया है, कितना दिया है, 12 मीटर दिया है, 12 मीटर है। ये एक बार पहले क्लियर कर लीजिए। अब इसके बाद सीधे सीधे इसके क्षेत्रफल है ना, पूरे लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे पूरे लिखिए, और उसके बाद इसका फार्मूला है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का जोड़ या योग। समांतर भुजा को पहले जोड़ लीजिए, भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई है ना, इसका क्रम कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, ये मायने नहीं रखता, ऊंचाई को भी पहले लिख सकते हैं या समांतर भुजाओं का योग को बाद में भी लिख सकते हैं। अब देखिए 1/2 गुना समांतर भुजा का जोड़ है ना, जोड़ना है इसको, अभी जोड़े नहीं है तो जब नहीं जोड़े हैं तो कोष्टक लगा के लिखिए, 20-8 20 मीटर 8 मीटर। जब हल करते हैं तो इकाई को उसके जो मात्रक है उसको हम हटा देते हैं, गुना ऊंचाई, ऊंचाई का मान है 12। अब देखिए यहां पर बॉडमास सिस्टम से पहले ब्रैकेट को हल करेंगे है ना, ब्रैकेट पहले हल होगा, तब इसके बाद हम ये जो भी संक्रियाएं हैं उसको हल करेंगे है ना। ब्रैकेट को पहले हल करते हैं ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसका प्रयोग करते हैं। तो 1/2 कोष्टक को पहले हल किए, 20 और 8 हो गया 28, कोष्टक हटा दीजिए, अब कोष्टक की जरूरत नहीं है, गुना 12। अब पहले की तरह ये अंश में हो गया 28 और 12, और हर में 2 है तो ये भाग जाएगा है ना, भाग देंगे, 2 से दोनों संख्या विभाजित हो रही है, 12 भी हो रही है और 28 भी हो रही है, जिससे भी आप भाग देना चाहें तो 2 6 12। अब 6 गुना 28 कर दीजिए तो कितना हो गया, 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 गुने 12, 12 और 4 हो गया 16, 168 वर्ग मीटर। ठीक है, आप इकाई में मत जाइए, ये समान इकाई है, एक प्रकार की इकाई है, अलग अलग अगर इकाई रहे तो उसको भी हम बनाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा डिफर दिया है, अंतर दिया है, मतलब जरूर वो मिसप्रिंट किया है। ठीक है, या तो वर्ग मीटर होगा या तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, सभी सेंटीमीटर में होगा या सभी मीटर में होगा। ठीक है, तो ये आता है 168 वर्ग है ना, क्षेत्रफल है, ये कभी नहीं भूलना है, वर्ग लिखना कभी नहीं भूलना है। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग आ जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 इसकी जो यूनिट्स है उसका गुना हुआ है, ऊंचाई भी हुआ है और इसके आधार के मानते हैं उसको समांतर भुजा, उसके जोड़ का हुआ है, इसलिए वर्ग मीटर में आता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, और मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए अगला है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए यहां पर क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल जब दे दिया रहता है तो हम उसी फार्मूला को आप लिख दीजिए एक बार है ना, और जहां जहां जो जो मान दिया है उसको रख दीजिए। बड़ी इकाई का मान दे दिया है जिसको अभी तक हम ज्ञात करते थे, तो इस समय आपका जो फार्मूला है वो महत्वपूर्ण रखता है नहीं, फार्मूला को रख दीजिए। उसके बाद जो जो पक्षांतर करना है, पक्षांतर करके जो अज्ञात राशि है उसका मान निकाल लेते हैं, उसको अलग करके। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन भी बनेगा, समीकरण भी बनेगा। ये देखिए वाला उदाहरण, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर आप समीकरण को क्लियर और नहीं कर पाए हैं तो एक बार समीकरण में एक और मौका मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, सभी क्लास में समीकरण है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से, देखिए 2 समांतर भुजा में से दोनों को नहीं दिया है, समांतर भुजाओं में से यदि एक दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, एक दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो कौन सी बड़ी हुई, दूसरी बड़ी हुई कि पहली बड़ी हुई? उसी को पहली भी कह सकते हैं। एक दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, दूसरी से अधिक है, तो कौन सी अधिक हुई? पहले वाली। तो माना कि पहले दूसरी को मानेंगे। ध्यान दें, इस कंडीशन में मैं पहले ही बताया हूं समीकरण में, जो छोटी है उसको एक मान लीजिए,
दोनों तरह से हम बना सकते हैं, मैं सुविधा की दृष्टि से बता रहा हूं। पहले जो छोटी है उसको एक से मानिए, और बड़ी है उसके बाद उसको उसमें मल्टीप्लाई कीजिए या योग कीजिए या अंतर कीजिए, जो वहां पर शर्त दिया है प्रश्न में उसके आधार पर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है और ऊंचाई दिया है, और कंडीशन बताया है समांतर भुजाओं में से यदि एक दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो समांतर भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों है ना, एक भुजा नहीं होता समांतर, समांतर शब्द में दो रहता है। जिस प्रकार से युग्म बोलते हैं ना, युग्म में दो रहता है, इसी प्रकार समांतर शब्द में एक एक नहीं रहेगा, दो रहेगा। अर्थात दोनों भुजा का मान ज्ञात कीजिए जो समांतर है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर छोटी एक दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, पहली और दूसरी ऐसा कुछ नहीं बताया है, बताने को किसी को भी आप मान सकते हैं। तो एक दूसरी से है ना 6 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब पहली वाली अधिक है दूसरी से, तो दूसरी को पहले मान लीजिए। माना कि समांतर रेखाओं में से भुजाओं में से समांतर भुजाओं में से दूसरी बराबर है ना, दूसरी की लंबाई भी कह सकते हैं, दूसरी की माप बराबर x सेंटीमीटर एवं पहली की माप है ना, माप या उसकी लंबाई भी बोल सकते हैं। तो दूसरी की जो माप है वो x सेंटीमीटर है और पहली जो है उससे 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। पहले वाले कितनी ज्यादा है? 6, और जब अधिक होती है तो हम जोड़ते हैं, 6 गुनी नहीं कहा रहा है, गुना नहीं करेंगे, है ना। तो x धन 6 सेंटीमीटर ये हो गई पहली जो भुजा है, दो समांतर भुजा में से पहली भुजा, यहां लिख सकते हैं दूसरी भुजा की माप पहली भुजा की माप, क्योंकि भुजाओं शब्द पहले से आ गए हैं, तो दूसरी की माप सीधे सीधे 1 सेंटीमीटर और पहली की जो माप है वो 1 धन 6। तो कौन सी ज्यादा हुआ? पहली, दूसरी कम है, तो जो छोटी है उसको 1 मानिए। तो अब देखिए अब इसको बनाना कैसे है। अब सीधे सीधे और क्या दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है क्षेत्रफल, है ना। अब यहां पर एक शब्द और लिखना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 105 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग। और क्या दिया है? इसकी ऊंचाई दिया है या शीर्ष लंब दिया है, कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। देखिए यहां पर इक्वेशन भी बन रहा है, समीकरण भी आ रहा है। देखिए अब 1/2 समांतर भुजा का योग को कोष्टक में ले लीजिए। क्या क्या समांतर भुजा है ना, एक का माप x है, एक का है x धन 6 है। तो x धन 6, ये देखिए x अलग हो गया। अब दूसरा सभी जब प्लस में रहता है तो कोष्टक और अंदर में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ना। x धन 6, देखिए पहली समांतर भुजा एक समांतर भुजा x हो गया, एक हो गया x धन 6 हो गया, गुना ऊंचाई क्या है 7 और क्षेत्रफल का मान दिया है 105। अब देखिए सभी से इकाई हटा दिए हम, वर्ग सेंटीमीटर मीटर जो लिखा है उसको हटा दिए हल करते समय। अब देखिए बारी बारी से पक्षांतर भी कर सकते हैं। चलिए एक स्टेप में बढ़ा देते हैं इसको। 1/2 ये कोष्टक का ब्रैकेट का पहले हल करते हैं, है ना। आप कोष्टकों का प्रयोग पढ़े हैं, 7वीं का पार्ट अपना चैप्टर थे, है ना, कहीं न कहीं वो उपयोग हो रहा है। और समीकरण भी यहां पर आएगा। अब देखिए x और x है ना सजाती है, और yes, है ना, चर का घात समान रहे और चर, तो उसको क्या करते हैं हम? योग कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, है ना। घात बराबर होना चाहिए, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है। 1x और 1x है एक्चुअल में, ये 1x और 1x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2x। सभी धनात्मक है तो वो जुड़ेगा ही, है ना। तो ये हो जाएगा 2x धन 6, 2x धन 6, है ना। x और x कितना हो गया? 2x धन 6 गुना 7। अब देखिए यहां पर हम सीधे सीधे कोष्टक को नहीं हटा सकते, क्योंकि यहां पर ये 2 पद में आ गया है, 2 स्टेप में आ गया है, जुड़ा तो नहीं है। अगर यही दोनों संख्या में रहता तो सीधे सीधे अभी जुड़ जाता, अगर अचर रहता तो जोड़ लेते,
एक चर है और अचर है ना, बीजी पद आ जा रहा है, तो हम सीधे सीधे उसको नहीं जोड़ेंगे। उसका स्टेप देखिए कैसे होगा। आप क्या करेंगे, आप इसके बाद देखिए, ऐसे कंडीशन में जब भी चर आता है ना, गणित हल करते समय जब भी एक आध चर आता है, तो हमारा एक ही लक्ष्य रह जाता है उस चर का मान ज्ञात करना। अब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 2 को भी पक्षांतर करेंगे, 7 को भी पक्षांतर करेंगे, 6 को पक्षांतर करेंगे, फिर और 2 को करेंगे, बारी बारी से सबको पक्षांतर करेंगे। तो दूर से होगा, यहां से होगा, पहले 2 और 7 को पहले कर दीजिए, तो ये कौन सी साइड आ जाएगा, 105 के साइड में। देखिए 105 गुना, ये देखिए भाग में है, भाग में कोई संख्या होती है, पक्षांतर करते हैं तो ये गुना में आ जाएगा, और जो गुना में है वो भाग में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, बराबर 2x धन 4। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, फिर 6 को और पक्षांतर कीजिए, तो ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, 210, हाँ हो रहा है ना? ये हो जाएगा 105 है दुगुना 210, इंप्लाइज करके इधर ले लेते हैं। देखिए यहां पर जगह है 210 बटा 7, और ये है 2x धन 6, 7 3 21, कितना बार गया, 3 बार, मतलब 30 बार गया। ये देखिए 7 एकम 7 है ना, दिखाई दे रहा है, और 7 3 21 कितने बार गया, 7 3 21 3 बार गया, और उसको उतार लिए तो 2x धन 6। अब 6 को इधर लाइए, ये योग हो रहा है, योग का पक्षांतर करेंगे तो ये अंतर हो जाएगा, 30 में कितना घट जाएगा, 6 घटेगा। देखिए 6 जो है वो ये प्लस है, पॉजिटिव है, जब उसको पक्षांतर करेंगे नेगेटिव आ जाएगा, है ना, नेगेटिव आ गया, ये धन चिन्ह क्या हो गया, ऋण चिन्ह। अब अलग अलग चिन्ह है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, क्या होगा, 30 में 6 को घटाएं कि जोड़ें, क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होगा, बच्चे लोग ध्यान देंगे, ये जुड़ेगा कि घटेगा, 30 ऋण 6 लिखा है, क्या होगा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है ना। अलग अलग चिन्ह रहता है, जब 2 प्रकार की चिन्ह होता है संख्याओं में, धनात्मक है ऋणात्मक है, तो घटाते हैं, और एक जैसा चिन्ह है तो जोड़ देते हैं। तो 30 में 6 घटेगा कितना आएगा, 24, है ना, 24 बराबर 2x आ गया। अब देखिए ये 24 ही रहेगा, धन 24 रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 30 जो है वो धनात्मक है, इसका जो मान है घटाने के बाद ये भी धनात्मक है। अब देखिए x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का, और x 2 के साथ गुणा है, ये x जो है वो 2 के साथ गुणा है, 2 का जब पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, अर्थात 24 बटा 2, और इसका मान आ गया 12। तो x का मान 12, और x क्या है, एक भुजा है ना, दूसरी जो भुजा है, मतलब एक भुजा मान के चलो, समांतर जो 2 भुजाएं होती है उसमें एक भुजा का मान मिल गया हमको, x मतलब 12 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां लिखेंगे या दूसरी x बराबर 12 एवं दूसरी क्या है, x धन कितने अधिक है, उस x में कितने अधिक है, 6 अधिक है, तो एक 12 है तो दूसरा क्या होगा, एवं x धन 6 बराबर, मतलब x की जगह 12 रखिए, 12 धन 6 बराबर 18। जब x का मान 12 मिल गया तो दूसरे में 6 जोड़ेंगे, तो 12 में 6 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये आ गया एक 12 और एक आ गया 18, तो लिखेंगे लास्ट में, पहली दूसरी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिखेंगे समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं 12 एवं 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 18 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। समांतर भुजाएं का मान कितना आया, एक 12 सेंटीमीटर और एक 18 सेंटीमीटर। तो एक से दूसरी कितनी अधिक है, 6 अधिक है, एक 12 है तो एक 18 हो गया ना। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए यहां पर समीकरण का भी ये आ गया है, पैटर्न आ गया है, तो इससे भी आप क्लियर करेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, है ना, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, और आ रहा है ना। इधर क्या है, अंजू है ना, गोपी चंद भी है, होमिन है, और ये अंजलि भी जुड़ी है ना, गीतांजलि, परमेश्वर, और ये चांदनी भी जुड़ी है ना, चांदनी,
है ना, आप लोग प्रयास का अगर कर रहे हैं तैयारी, तो सभी का जो सारांश जो है मेन 8वीं का है ना, उसको लेके चलिए, उससे भी बहुत सारा प्रश्न आता है दामिनी। और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि एक आध और पीरियड कवर करते हैं, है नहीं, एक आध मतलब 6वीं और 7वीं का ऐसे मिक्स करके वो भी कवर करना है।